गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर थर्ड चल रहा था और चैप्टर थर्ड के अंदर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर रहे थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ज्ञात किया जा चुका था और बात कर रहे थे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अपन दो केस पर चर्चा कर चुके थे। केस फर्स्ट में अपन ने आउटसाइड बात की थी, केस सेकंड में अपन ने इनसाइड बात की थी। आज जो अपन बात करेंगे वो क्या करेंगे, केस सेकंड में अपन ने सरफेस पर बात की थी। आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे इनसाइड और सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। टॉपिक देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। केस थर्ड जो अपन लेके चलेंगे, केस थर्ड में अपन बात करेंगे व्हेन पॉइंट पी इज लोकेटेड इनसाइड टू द सरफेस, यानी R इज लेस देन R, जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो। ठीक है, टॉपिक है अपना जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो। बात कर चुके थे कि V आउट जो होता है वो आया था अपने पास KQ/R और VS आया था KQ/R। इसमें बात की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो आउटसाइड जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1/R होता है। और सरफेस की बात करें तो सरफेस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि आउटसाइड की तुलना में मैक्सिमम होता है, अधिक होता है। ठीक है, आज जो अपन बात करते हैं वो बात कर रहे हैं इनसाइड की। तो पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं, फिर जो थ्योरी लिखनी होती है उसकी बात करते हैं, और फिर डेरिवेशन की बात करते हैं, और फिर जो रिजल्ट निकलता है उसकी बात करते हैं, और बाद में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसकी। देखो, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चाहे कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्वेश्चन आए चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्वेश्चन आए, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्वेश्चन आता है तो पहले तो तुम्हें तीनों केस पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और फिर तीनों केस के लिए जो रिजल्ट निकल के आए हैं उनको अलग से शो करना है कि तीनों के लिए ये रिजल्ट निकल के हैं। और फिर अपने को क्या करना है, डिस्टेंस के साथ ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ये पूरा काम तुम्हें करना होगा कॉपी में, तभी पूरे नंबर आएंगे। क्लियर हो गई बात? तो क्या करें, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लें, कितनी रेडियस का, R रेडियस का। तो we consider a non-conducting sphere with radius capital R when we give plus Q charge, then charge uniformly distribute inside to the non-conducting sphere। जबकि कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, इनसाइड ज्ञात करना है, तो इनसाइड कोई पॉइंट P ले लेते हैं अपन, और इस पॉइंट P के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड होगी, और स्मॉल एलिमेंट एरिया लेंगे कहीं पर भी, उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। तो डायरेक्शन के लिए अपन ने यूनिट वेक्टर R शो कर दिया। ठीक है, इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R। क्लियर हो गई बात? लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी कंसिडर ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ रेडियस R व्हेन वी गिव प्लस Q चार्ज टू द non-conducting sphere, then charge uniformly distribute inside to the sphere. We want calculate the electric potential inside to the non-conducting sphere. Then we consider a point P which is located R distance, small r distance from the center. ठीक है, तो ये वाली चीज़ें तुम्हें एक तरीके से अपन ये बोले थ्योरी के अंदर मेंशन करनी है। ठीक है, हिंदी में बोलूं कि R त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला लिया जाता है जिसे प्लस Q आवेश दिया जाता है। तो आवेश एक समान रूप से गोले के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है, यानी जहाँ पर दिया जाता है वहाँ वितरित हो जाता है। और इस आवेश के कारण अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए सेम प्रोसेस, वी नो दैट रिलेशन between electric field and electric potential, और रिलेशन होता है V इज इक्वल्स टू -E डॉट dr। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, जैसे अपन ने कंडक्टिंग स्फीयर को डिवाइड किया था। एक तो इन्फिनिटी टू
सरफेस तक और फिर सरफेस टू पॉइंट P तक। एक तो इन्फिनेटिव से अपन चार्ज को कहाँ पर लेकर आएंगे, पहले सरफेस पर लेकर आएंगे और फिर सरफेस से कहाँ पर लेकर जाएंगे, उस पॉइंट P तक, और पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r तक। यानी दो लिमिट होंगी यहाँ पर, एक तो इन्फिनेटिव से कैपिटल R यानी सरफेस तक, और फिर कैपिटल R से स्मॉल r यानी सरफेस से पॉइंट P तक। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, हेयर वी कैन डिवाइडेड to the electric potential in two parts. First, infinitive to surface यानी infinitive to capital R. Second, surface to point P यानी इनसाइड यानी स्मॉल कैपिटल R टू स्मॉल r। तो कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो अनंत से लेकर सतह तक, सतह का मतलब ये हो गया कि अनंत से लेकर कैपिटल R तक। दूसरा सतह से पॉइंट P तक यानी सतह से लेकर स्मॉल r तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया है। वैल्यू पुट करें तो कैसे लिखेंगे अपन इसको लिखा जाएगा V इनसाइड, V इन इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा माइनस E आउट, या E सरफेस की बात कर लेते हैं, ES डॉट dr। लिमिट होगी इसकी इन्फिनेटिव टू R, माइनस E इन, लिमिट होगी इसकी R टू R डॉट dr। इस वाले का जो मान है, इस वाले की जो वैल्यू है वो पिछले केस में अपन ने ज्ञात की थी, और इसकी जो वैल्यू आई थी माइनस इन्फिनेटिव टू R ES डॉट dr, वो निकल के आई थी अपने पास KQ अपॉन R। चाहो तो दोबारा से इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन बार बार इंटीग्रेशन करने से डेरिवेशन लंबा हो जाएगा, यानी केस थर्ड है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि केस थर्ड अलग से पूछा जाता है एग्जाम में, और 4 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। 4 नंबर में पूछता है तो थोड़ा सा आप भी बढ़ा देना इसको, इसका भी इंटीग्रेशन साथ साथ करते जाना, जैसा अपन ने पिछले केस में किया था। और यदि 2 नंबर में पूछता है तो इस तरीके से डायरेक्ट चीज़ें भी अपन काम में ले सकते हैं। तो क्या बन गया अपने पास, बन गया V इन इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R। इसकी जगह तो अपन ने क्या रख दिया, KQ अपॉन R, ये आ गया माइनस R टू R E इन डॉट dr। देखो कंडक्टिंग स्पेयर में भी यही काम किया था, लेकिन कंडक्टिंग स्पेयर में जो चार्ज होता है वो इनसाइड जीरो होता है। इनसाइड चार्ज जीरो होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो भी वहाँ पर क्या होती है, जीरो होती है। तो ये वाली जो टर्म होती है वो जीरो हो जाती है, और सीधा सीधा अपने पास क्या आ जाता है, KQ अपॉन R, यानी जितना सरफेस पर होता है उतना ही इनसाइड होता है। तो ये तो किसकी बात थी, कंडक्टिंग स्पेयर की। लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर जो चार्ज होता है वो जो स्पेयर के अंदर जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है वो सेकंड चैप्टर से गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस में अपन निकाल चुके थे। और वो क्या होती है, वो होती है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside to the non-conducting sphere is E in, याद रखना E in इज इक्वल्स टू होता है KQ R अपॉन R क्यूब R कैप। याद रखना चैप्टर नंबर 2 गॉसेस लॉ से निकाला है, E in इज इक्वल्स टू KQ ठीक है, क्या निकाला है, E इन इज इक्वल्स टू KQ R अपॉन R क्यूब R कैप। क्लियर, आगे चलें, वैल्यू पुट कर देते हैं उसके अंदर। डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ। क्या आएगा अपने पास, V इन इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R माइनस वैल्यू पुट करें तो R टू R KQ R अपॉन R क्यूब R कैप डॉट dr। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। R कैप डॉट dr, R कैप डॉट dr इज इक्वल्स टू dr
because r cap and d are in the same direction. Okay, तो थीटा इज इक्वल्स टू देन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड आर कैप यूनिट वेक्टर होता है तो उसकी वैल्यू 1, तो ए डॉट बी कॉस थीटा से, जैसा आपने पीछे किया है, बहुत बार कर चुके हैं, बार बार करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो वी इन इज इक्वल्स टू आ चुका है अपने पास के क्यू अपॉन आर माइनस आर टू आर के क्यू आर अपॉन आर क्यूब और डी आर। इंटीग्रेशन करें तो वी इन इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, तो ऐसे कैसे माइनस इस के क्यू अपॉन आर क्यूब को भी बाहर निकाल लो क्योंकि इंटीग्रेशन है वो स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में है, तो आर टू आर आर डी आर, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटीग्रेशन करें वी इन इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट कर दें आर टू आर, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी इन इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू। एक बार अपर लिमिट रख दिए यानी आर की जगह स्मॉल आर रख दिया और एक बार आर की जगह कैपिटल आर रख दिया, तो वी इन इज इक्वल्स टू आएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आर बच जाएगा, तो वी इन इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब माइनस ये बच जाएगा 1 अपॉन टू आर। वापस आर को बाहर निकाल लो तो वी इन इज इक्वल्स टू आएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 1 बाई टू, तो आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर माइनस का 1 बाई टू। अब पूरे में से के क्यू अपॉन आर कॉमन ले लो तो वी इन इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई टू, 1 प्लस 1 बाई टू 3 बाई टू, तो वी इन इज इक्वल्स टू आएगा के क्यू अपॉन आर 3 बाई टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, चाहो थोड़ा आगे भी कर सकते हो। वी इन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 2 आर स्क्वायर, ठीक है, तो नीचे एलसीएम ले लेंगे अपन 2 आर स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद में ऊपर क्या बच जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर एलसीएम आ गया तो 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये निकल के आया है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। थोड़ा सा बड़ा था, ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन का अच्छे से इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी कॉमन वॉमन लेने में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और रिजल्ट जो निकल के आएगा वो आएगा वी इन इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड टू द स्फीयर। यानी यह है इक्वेशन जो है वो किस चीज़ को शो कर रही है, ये इक्वेशन अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव को प्रदर्शित कर रही है। क्लियर, अच्छे से 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, ज़्यादा हार्ड है नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब 3 केस पर बात कर चुके हैं, चौथे केस की ओर बात करते हैं कि केस 4 की क्या स्थिति है। केस 4 क्या है, केस 4 है अपना at the
सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, अचालक गोले के केंद्र पर, अचालक गोले के केंद्र पर। बिल्कुल आसान है, इनसाइड अपने को पता है केंद्र पर स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यदि पॉइंट P को कहाँ ले लें, सेंटर पर ले लें, तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 0, यानी स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0। वी नो दैट इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और वो अपन ने कैलकुलेट किया है, ये यहाँ पे निकाला हुआ है, वी इन इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर फॉर सेंटर स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0 डिग्री रख दूँ तो वी इन इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर 3 आर स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2 आर स्क्वायर। क्या आया, ये आ चुका है अपने पास वी इन इज इक्वल्स टू, अब वी इन नहीं वी सी लिखेंगे इसको, सेंटर के लिए वी सी इज इक्वल्स टू क्या आया, के क्यू अपॉन आर इंटू 3 आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 3/2। तो वी सी इज इक्वल्स टू आ चुका है 3/2 के क्यू अपॉन आर, और के क्यू अपॉन आर होता है वी एस, यानी सरफेस के ऊपर। तो वी सी इज इक्वल्स टू आ गया 3/2 वी एस, या वी सी इज इक्वल्स टू 1.5 वी एस। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज वी सी इज इक्वल्स टू 1.5 ऑफ वी एस, ठीक है, यानी जो अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव सरफेस पर विद्युत विभव का 1.5 गुना होता है। रिजल्ट याद रखना, अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव सरफेस पर यानी सतह पर विद्युत विभव का 1.5 गुना होता है। 4 बातें कर चुके हैं, चारों बातें, पहले आउटसाइड की बात की, आउटसाइड जो होता है वो 1/r होता है, सरफेस पर के क्यू अपॉन आर होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अंदर तीसरा वी इन इज इक्वल्स टू, उसकी इक्वेशन ये निकल के आती है, और सेंटर के ऊपर जो सरफेस का 1.5 गुना होता है, यानी 1.5 गुना होता है। क्लियर हो गई बात। डिस्टेंस के साथ ग्राफ ड्रॉ करें। तो ग्राफ बिटवीन V एंड R, ये R और ये V, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर O, ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा, ये R इज़ लेस देन R हो जाएगा, और ये R इज़ ग्रेटर देन R हो जाएगा, यानी ये आउटसाइड, ये सरफेस, ये इनसाइड और ये सेंटर, ठीक है। सरफेस के ऊपर के क्यू अपॉन आर, ये सरफेस के ऊपर है के क्यू अपॉन आर, आउटसाइड है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वी आउट 1/r, ठीक। अब अंदर की इक्वेशन ये है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और सेंटर के ऊपर क्या होता जा रहा है, मैक्सिमम होता है। यानी अपन जैसे जैसे सरफेस से सेंटर की तरफ चल रहे हैं, जैसे जैसे सरफेस से सेंटर की तरफ चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कितने गुना बढ़ जाती है सेंटर तक, 1.5 गुना। कितने गुना बढ़ जाती है, 1.5 गुना। तो ये सेंटर पर, और सेंटर के ऊपर क्या होगी इसकी वैल्यू, वी सेंटर इज इक्वल्स टू 1.5 ऑफ वी एस। तो ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। 5 बातें याद रखनी है, पहले इनसाइड याद करना, पहले आउटसाइड याद करना है, फिर सरफेस पर याद करना है, फिर इनसाइड याद करना है, सेंटर पर याद करना है, और डिस्टेंस के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक बड़ा टॉपिक था जो 2 वीडियो में अपन ने कंप्लीट किया है। अच्छे से तुम्हें पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों केस पर भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, हो सकता है वो सिर्फ इनसाइड पूछे और डिस्टेंस के साथ ग्राफ ड्रॉ करवाए, या हो सकता है छोटे क्वेश्चनों में वो 1 नंबर में सिर्फ ग्राफ ड्रॉ ही करवा ले, या ऐसे भी हो सकता है कि वो छोटे क्वेश्चन में उसको
सिर्फ ये प्रूफ करा ले कि सेंटर के ऊपर, तो तुम्हें ये वाली चीज़ याद रखनी पड़ेगी। सेंटर के ऊपर 1.5 गुना होता है, अगर ये वाली चीज़ पूछ लेता है तो ये वाली चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। r = 0 रखना पड़ेगा, और 0 रखते ही क्या आ जाएगा अपने पास, v सेंटर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, जो सरफेस का कितना होता है, 1.5 गुना। धन्यवाद।